कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। कश्मीर में क्या 90 का दौर फिर से लौट रहा है? क्या आतंकी हिंदुओं को टारगेट कर 1990 जैसा माहौल बना रहे हैं? इन सवालों के जवाब और इसके समाधान को लेकर अभी अभी गृह मंत्रालय में एक बड़ी मीटिंग खत्म हुई है। कश्मीर के लोगों को सुरक्षा, कश्मीर में काम कर रहे सरकारी कर्मचारियों को सुरक्षा, कश्मीर में बाहर से काम की तलाश में गए मजदूरों को सुरक्षा देना सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। बैठक गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाई थी। एनएसए अजीत डोवल, आर्मी चीफ, रॉ चीफ, सीआरपीएफ और बीएसएफ के चीफ के साथ करीब 2 घंटे तक कश्मीर में बढ़ रहे टारगेट किलिंग पर बात हुई है। कश्मीर में इस समय खौफ का माहौल है। लोग घरों को छोड़कर पलायन कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारी नौकरी छोड़ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि सरकार सुरक्षा नहीं दे पा रही है। जनवरी से लेकर अब तक 20 से ज्यादा लोगों की हत्या आतंकी कर चुके हैं। बात सिर्फ मई और जून की करें तो करीब 10 लोग टारगेट किलिंग के शिकार हो चुके हैं। सवाल है, लोगों के अंदर से डर खत्म हो, लोग सुरक्षित महसूस करें। सरकार इसके लिए क्या प्लानिंग कर रही है, क्या कदम उठा रही है? लोग अगर कश्मीर से फिर पलायन करते हैं तो क्या इसे सरकार की विफलता के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए? इन तमाम सवालों पर कुरुक्षेत्र में होगी बात, लेकिन सबसे पहले चलते हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर के पास। गृह मंत्रालय में कश्मीर में टारगेट किलिंग से निपटने को लेकर क्या रणनीति बनाई जा रही है? सरकार क्या करने वाली है जिससे लोगों में विश्वास पैदा हो? क्या निकलकर सामने आया देवेंद्र आज की बैठक से? और प्राची, सबसे पहली चीज़ तो ये कि देखना होगा कि सरकार इस टारगेट किलिंग को कैसे लेती है। तो सरकार का टॉप सोर्सेज का ये कहना है कि उनका ये मानना है कि क्योंकि आतंकवादी अब सुरक्षा बलों के साथ सीधी मुठभेड़ करने की स्थिति में नहीं है, लगातार आतंकवादियों का इनकाउंटर किया गया, उन्हें मार गिराया गया है, बहुत कम संख्या में आतंकवादी बच गए हैं जो वेल ट्रेंड आतंकवादी जिन्हें कहा जाता है। तो वैसी स्थिति में हाइब्रिड मॉडल का सहारा लेते हुए स्थानीय युवक जो कि या तो किसी नशे के शिकार हैं या कोई पैसे के लालच या छोटे मोटे अपराध में लिप्त हैं, उनको छोटे मोटे हथियार देते हुए और उनसे ऐसे अपराध कराया जाए। और इसके पीछे बड़ी वजह उनकी ये है कि वो ये चाहते हैं कि ये मैसेज हो जा रहा है कि कश्मीर में सब कुछ ठीक चल रहा है, डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो रहा है, और तो ऐसे में उस जनमानस के खिलाफ एक पैनिक क्रिएट किया जाए, एक दबाव की रणनीति अख्तियार की जाए। और अगर जाहिर तौर पर ऐसे टारगेट किलिंग होते हैं तो वो सुर्खियाँ बनती है, अखबार की सुर्खियाँ बनती है, देश दुनिया में चर्चा होती है। तो इस मकसद से आतंकवादी इस काम को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन वो सहमे हुए हैं, वो डरे हुए हैं। ऐसा टॉप सोर्सेज का, इंटेलिजेंस के टॉप सोर्सेज का ये बताना था। तो ऐसी स्थिति में अब बड़ा सवाल ये रहता है कि सरकार फिर क्या करेगी। जो हमें बताया गया उसके हिसाब से जम्मू कश्मीर प्रशासन हो या केंद्र में गृह मंत्रालय, वो इस दबाव के आगे झुकने वाले नहीं। आतंकवादियों के साथ जिस तरीके से निपटा जाता था, अब ऐसे जो हाइब्रिड मॉडल पे जो काम कर रहा है जो नेटवर्क, उसमें जो स्थानीय युवक जो कि नशे के शिकार होकर ये अपराधी तत्व हैं, उनको बहुत ज़्यादा उनकी ज़ोरदार धरपकड़ की जाएगी। और जिस प्रकार से अक्टूबर में ऐसी घटनाएं शुरू हुई थी और फिर बहुत जल्द उसको काबू कर लिया गया, अगले आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि फिर उसी तरह की चीज़ की जाए। अब बड़ा सवाल ये था कि आखिर ये टाइमिंग क्या है, क्यों इस समय ऐसा किया जा रहा है। उसमें हमें ये बताया गया कि क्योंकि अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है, तो उस अमरनाथ यात्रा से पहले इस प्रकार का पैनिक क्रिएट करके एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि धारा 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक नहीं है, जबकि ग्राउंड पे जो हकीकत है वो आपको बहुत उलट दिखाई देगी। 2-3 चीज़ों से आप समझें कि बुरहान वानी की हत्या के बाद जिस प्रकार से बुरहान वानी को जब मारा गया और उसके बाद जिस प्रकार से हत्या कहते हुए वहाँ पर जो आरोप लगाया गया और जिस प्रकार के प्रदर्शन हुए थे, आप देखें कि गिलानी के बनने के बाद या फिर अभी जब यासीन मलिक को सजा हुई तो वैसा कोई भी प्रोटेस्ट आपको नहीं दिखा। दूसरा उदाहरण आप ले सकती हैं कि ईद के मौके पे पहले जिस प्रकार की नारेबाजी होती थी हजरतबल के इलाके में, इस बार ईद के मौके पे आपने देखा कि कितना बड़ा हुजूम इकट्ठा था, लेकिन कोई नारेबाजी की घटना नहीं हुई। इससे साफ समझा जा सकता है कि घाटी की फिजा किस प्रकार से बदल रही है और ऐसे टारगेट किलिंग से उस पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए इन तमाम बातों पर तो सरकार गौर कर रही है, लेकिन देवेंद्र जो सबसे बड़ी चुनौती नजर आती है वो ये कि वो लोग जो डर रहे हैं वहां पर, जो इस सिचुएशन का सामना कर रहे हैं, उनके अंदर विश्वास सरकार कैसे पैदा करेगी? क्या इसके लिए कोई स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है, कोई प्लान बनाया जा रहा है? जी हाँ, बिल्कुल, उस पर काम भी ऑलरेडी शुरू किया जा चुका है। इसमें 3-4 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि जो लोग भी जैसे स्कैटर्ड इलाके में पोस्टिंग है, जिनकी दूर दराज के इलाकों में पोस्टिंग है, उनको तहसील या शहर के इलाकों में पोस्ट किया जा रहा है।
ये बताई जा रही है कि शहरों में पेट्रोलिंग ज़्यादा होती है और ऐसे में सुरक्षा का भाव ज़्यादा बेहतर रहेगा। दूसरी चीज़ कि उनके एकोमोडेशन की व्यवस्था इस प्रकार से की जा रही है ताकि उनके दफ्तर और आवास के बीच में दूरी कम हो और भौगोलिक दूरी कम रहेगी तो जाहिर तौर पे वो व्यक्ति ज़्यादा सुरक्षित महसूस करेगा और ये एक प्राथमिकता के तौर पर किया जा रहा है। तीसरी चीज़ कि जो SP हों या फिर DC हों, उनको ऐसे तमाम लोगों से संपर्क करके ये भरोसा जताने को कहा गया है वो सुरक्षा को लेकर बिल्कुल निश्चिंत रहें और ऐसी कुछ घटनाओं से ये ना समझें कि प्रशासन उन आतंकवादियों पर नकेल कसने में किसी प्रकार से ढिलाई बरत रहा है। और आप देख रही हैं कि जहां भी ऐसी घटनाएं होती है उसको 2 से 3 दिन के अंदर उनको चिन्हित करके और सुरक्षा बलों से मार गिरा रहा है। होगी सरकार कब कदम उठाती है, कैसे कदम उठाती है और कैसे स्थिति को ठीक किया जाता है। शुक्रिया आपका देवेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, जो बड़ी बैठक चल रही थी वो तो खत्म हो चुकी है और सरकार ये जरूर अब कोशिश करेगी कि जल्द से जल्द हालात को सामान्य करा जाए। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सैयद जफर इस्लाम, प्रवक्ता BJP हमारे साथ हैं। अमित रैना, कश्मीरी पंडित हमारे साथ हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे, इनसे हम समझेंगे। इसके साथ ही साथ अहमद अयाज साहब भी हमारे साथ हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। इसके अलावा इरफान हाफिज लोन, कश्मीरी एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सभी खास मेहमानों का। सैयद जफर इस्लाम, आपसे ही शुरुआत करूंगी क्योंकि जिम्मेदारी किसकी है ये आप बखूबी जानते हैं। जो हो रहा है कश्मीर में उसका क्या हल निकलेगा, कब निकलेगा, कैसे सिचुएशन कंट्रोल होगी? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि कश्मीर के हालात जो है पहले से के बनिस्बत बहुत बेहतर है। यही अभी आप राशर जी कह रहे थे, उन्होंने कई ऐसी मिसालें भी दी कि पहले कश्मीर में क्या होता था और आज वैली में क्या होता है। जाहिर है जब 370 हटने के बाद, 35 हटने के बाद वहाँ के हालात बेहतर हुए, पत्थरबाजी नहीं होती है, पर्यटक जाते हैं, टूरिस्ट जा रहे हैं, बेइंतहा तादाद में जा रहे हैं, होटल रूम्स नहीं अवेलेबल है, बिजनेस हो रहा है, वहाँ पर कारोबार लोग करना चाहते हैं, वो बाहर से बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हालात बेहतर हुए इसलिए। लेकिन इस बात को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है कि वहाँ पर पिछले कुछ दिनों में ऐसी घटनाएं हुई जिसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। लेकिन सरकार सारी चीज़ों का संज्ञान ले रही है। 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट बात जो पराशर जी कह रहे थे मैं उसको दोहराना चाहता हूं कि वहां पर चूंकि आतंकवादियों के साथ जिस तक सख्ती से हमने निपटा, अब बचे कुचे जो आतंकवादी हैं उसमें कुछ बाहर के हैं, कुछ लोकल्स हैं और वो अपने आप को ना आगे करके ऐसे लोगों को, जो कतई इनकार नहीं करूंगी कि सरकार कदम नहीं उठा रही है या सरकार कोई स्ट्रैटेजी नहीं बना रही है, लेकिन जो सबसे बड़ा बात पूरी हो जाने दी, मेरी बात पूरी हो जाने दी। आप बीच में इतना देर में मैं अपनी बात ही पूरी कर लेता। नहीं जफर इस्लाम साहब, मेरा बस एक छोटा सा सवाल मैं जोड़ दूं, आप आराम से बात पूरी करिएगा। जो लोग पलायन कर रहे हैं उनमें कैसे विश्वास जताएंगे? मैं उसी पर आ रहा था कि ये जो हादसा हुआ है, ये जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हुई उसकी निंदा भी करनी चाहिए और जो हम कर रहे हैं, और साथ साथ उस पर जो सरकार की जो निगाह है कि कैसे इसको यहाँ पर ऐसी सुरक्षा प्रदान करें वहाँ हमारे कश्मीरी भाई बहनों को, पंडितों को जो वहाँ से पलायन करना चाहते हैं और उनमें कॉन्फिडेंस आए। इसके लिए आज बैठक हुई है दिल्ली में। बहुत सारे कदम पहले उठाए गए थे और बहुत सारे कदम अभी उठाए जाएंगे, जिससे यकीन मानिए कि वहाँ पर जितने भी हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहन हैं जिन्हें आज डर लग रहा है, वो अपने आप को सिर्फ सुरक्षित नहीं महसूस करेंगे, उनमें कॉन्फिडेंस आएगा, वो काम करेंगे और वो अपने मातृ वतन जहाँ पर वो रह रहे हैं, अपनी ज़मीन पे, अपनी भूमि पर रह रहे हैं, वो गर्व से अपने भूमि पर रहेंगे। और सिर्फ उन्हीं को नहीं, वहाँ जो निहत्ते कश्मीरी भाई बहन जो चाहे वो किसी जात के हों, किसी समाज के हों, किसी धर्म के हों, मुस्लिम भाई बहन में, उनकी भी सुरक्षा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी की है। सिर्फ पंडितों की भाई बहनों की नहीं है बल्कि सब कश्मीरी के जो निहत्ते हैं जिन पे टारगेट किया जा रहा है, हम सबको कॉन्फिडेंस दिलाना चाहते हैं कि हमारी सरकार ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, टेररिज्म से जो सपोर्ट करने वाले लोग, उनके साथ सख्ती से, जितना सख्ती से निपट सकती है निपटेंगे। इसलिए कि आम नागरिक, आम कश्मीरी, मेरे पंडित भाई बहन सब आराम से रहें, पीसफुल माहौल में रहें और गर्व से रहें। और जो कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो पाकिस्तान के को इशारा करती रहती है, पाकिस्तान को बार बार पाकिस्तान को चाहती हैं कि वो इस तरह से यहाँ के जो जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उसके साथ कहीं ना कहीं
वो काम करता रहे और पाकिस्तान को बार बार कहीं ना कहीं इशारा करती रहती है कुछ पॉलिटिकल पार्टी। आपने अक्सर सुना होगा मुफ्ती महबूबा मुफ्ती को पाकिस्तान को चाहते हैं। देखिए दूसरी सरकारों ने क्या किया, कश्मीर में क्या हुआ, इस पर भी चर्चा कर लेंगे, लेकिन मैं पहले आपकी जवाबदेही समझना चाह रही थी और आप ये बता रहे हैं कि हम कदम उठा भी रहे हैं और आगे भी कदम उठाएंगे ताकि लोगों में विश्वास पैदा हो सके। लेकिन 22 दिन में 9 टारगेट किलिंग हुई है, जिसके बाद दहशत पैदा होना बहुत स्वाभाविक सी बात है। अहमद अयाज साहब, आपके पास आऊंगी। सरकार की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं या जो बातें कही जा रही हैं या फिर जो जफर साहब कह रहे थे, उनसे आप पूरी तरीके से संतुष्ट हैं? ऐसे कश्मीर का माहौल बेहतर हो जाएगा, जो एक डर पैदा हो रहा है वो ठीक हो जाएगा? देखिए जफर साहब अभी सरकार की नीतियों की और उनके कार्रवाई की बात कर रहे थे। उनको जानना पड़ेगा कि सरकार की नीतियों का उनके एक्शन का असर ग्राउंड पर देखना चाहिए। और जो हम ग्राउंड पर अभी देखते हैं वो यही है कि आजकल टारगेट किलिंग हो रही है और जिन लोगों के लिए हम जबरदस्त परेशान थे कि वो यहाँ वापस आए और बसे जैसे वो बसते थे, उनमें से अगर कुछ लोग यहाँ नौकरी के बहाने, नौकरी के लिए 8-10 साल से आए थे, यहाँ काम कर रहे थे, वो भी आज भाग रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा मसला है। तो अगर हम ये कहें कि सरकार की कोई ऐसी नीति जो ग्राउंड पर सफलता हो रही है, कोई कामयाब हो रही है, तो फिर जफर साहब ये बताए इनके कामयाबी का डेफिनेशन क्या है। अभी तक हम ये मान लेते हैं कि आज तक 90 से अभी तक ये बीच बीच में ऐसे हालात उछाल होते रहे, कभी मिलिटेंसी काम, कभी ज्यादा, लेकिन अभी जो हो रहा है वो तो यहाँ के हर एक आदमी को, रहने वाले को स्केयर पैदा किया है, हर एक को डरा रहा है और कोई बाहर जाने से भी आप डर रहा है। तो ये उन नीतियों का, उन एक्शंस का असर है जो जिनका जफर साहब ये कर रहे हैं। बेशक अगर स्टोन पेल्टिंग बंद होगी, मैं समझ नहीं पाई। अहमद अयाज साहब, आप जरा समझाइए, किन नीतियों का ये असर है, किन नीतियों का ये एक्शन है? आप क्या कह रहे हैं कि ये जो डर का माहौल पैदा हो रहा है ये सरकार की नीतियों की वजह से हो रहा है? जफर साहब अभी बता रहे थे कि हम कर रहे हैं, अब ये जो कर रहे हैं ये उसी का शायद असर है। अगर ये सही कर लेते तो फिर सही असर होता। फिर जो अभी कश्मीरी पंडित बाहर बैठे हैं, बाहर अभी इस इंतजार में है हम कश्मीर आए और बसे आराम से, बसे अमन से रहे, वो भी आते होंगे। उल्टा मुझे आप समझाइए कि अगर विस्थापित कश्मीरी पंडितों को लाने की कोशिश सरकार कर रही है, धारा 370 अगर सरकार ने हटाई है, वहां पर अगर लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, तो ये नीतियां गलत हैं? नहीं, मुझे ये बताइए कि लोग यहाँ से भाग क्यों रहे हैं, लोग यहाँ से मारे क्यों जा रहे हैं, क्या वजह है? चलिए ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ निर्मल सिंह जी जुड़ गए हैं, पूर्व डिप्टी सीएम जम्मू कश्मीर। निर्मल सिंह जी, ये जो नीतियों का हवाला सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, अहमद अयाज साहब कह रहे हैं कि शायद उन्हीं का नतीजा है कि कश्मीर में इस तरीके के हालात पैदा हो रहे हैं, लोग डर रहे हैं और जाहिर सी बात है 9 टारगेट किलिंग हुई है। देखिए प्राची जी, सबसे पहले मैं ये निवेदन करूंगा कि मुझे थोड़ा वक्त दिया जाए जी। देखिए पहले तो ये हमें समझना पड़ेगा कि रूटीन का लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम जम्मू कश्मीर में नहीं है, ये प्रॉक्सी वार है जो जिहाद के नाम पर और पाकिस्तान पीछे उसके खड़ा है, वो लड़ रहा है। एक तो बात समझनी पड़ेगी और दूसरा इन पूरे माहौल को इन टोटलिटी देखना पड़ेगा। आप याद करें जब लोग कंपेयर कर रहे हैं 1989-90 का जो समय था आज के साथ, उस वक्त का याद करिए। आपने कश्मीर फाइल्स देखी होगी, किस प्रकार से सड़कों के ऊपर आम लोग, नौजवान बंदूकें लेके जाते थे, जो है मस्जिदों से आवाजें आती थी, जो है वार्निंग्स दी जाती थी, ये होता था। आज वही टेररिस्ट जो थे आर्मी के साथ, नेक्स्ट फेज आया, आर्मी के साथ सामने से लड़ते थे, फिर वो आर्मी से नहीं लड़ते थे, फिर वो बंदूक लेके आके कहीं कहीं स्ट्राइक करते थे चोरी से। आज ये यहां तक पहुंच गए हैं कि आप पिस्टल लेके आता है, अननोन व्यक्ति है जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, वो छुपा हुआ है, तो और एक किसी जाके पिस्टल से मारता। आज आपको AK-47 भी नजर नहीं आ रहा। तो ये पाकिस्तान ने स्ट्रैटेजी बदली है, जैसे रविंद्र पार्षद कह रहे थे। अरे भाई 2 मिनट सुन लीजिए पहले। तो ये जो अब 6-7 दिन से, जैसे
2022 में ही 70 से ज्यादा आतंकवादी टेररिस्ट मारे गए हैं। ठीक, सिविलियंस की हत्या हुई है। 24 से जिस प्रकार से कंट्रोल है जो है वो भी हमारे सामने है। आज पूरा कश्मीर जो है टूरिस्ट से भरा पड़ा है। आज अमरनाथ यात्रा के लिए लोग रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। आज फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है जम्मू कश्मीर में। ये सारी बातें, इसलिए दुश्मन ने स्ट्रैटेजी बदली है टारगेट किलिंग की, क्योंकि एक भी किसी की हत्या होती है तो उसकी सेंसेशन क्रिएट होना यह एक लाजमी है। हम सभी दुखी हैं जब नेता को मारा जाता है, किसी बहन को मारा जाता है, किसी बाहर के जो वहां पर नौकरी करने आए उसको मारा जाता है, हमारे पुलिस मुदस्सर जैसे लोगों को मारा जाता है, रजनी जैसे लोगों, राहुल भट्ट को मारा जाता है। तो इन्होंने स्ट्रैटेजी बदली है। लेकिन फाइनल चीज मैं वो कहूंगा, जिस प्रकार से आज मीटिंग हुई है, जिस प्रकार से सरकार पूरा चारों तरफों जो है बंद कर रही है, उसमें आप देखेंगे थोड़े दिन में रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। देवेंद्र प्रशासन ने सारी बताया है तो काफी कुछ। ठीक है निर्मल सिंह जी, मैं उस बात से इनकार नहीं कर रहा हूं। देखिए आप तमाम चीजें गिना रहे हैं कि कश्मीर में क्या बदल रहा है, लेकिन आखिरी बात अयाज साहब आ रही हूँ आपके पास। सर पूरा मौका दूंगी, उनको बात पूरा करने दीजिए, फिर आप उसकी बात का काउंटर कर लीजिएगा। ये अहमद अयाज और बाकी जो कश्मीर के हमारे एक्टिव जो डिबेटर बैठे हैं, इनको पूछो कितने लोग कश्मीर के जो है इन हत्याओं के खिलाफ सड़क पर आए। नहीं ठीक है निर्मल साहब, लेकिन देखिए जिम्मेदारी यहाँ पर सरकार की भी होगी, क्योंकि लोग डरे हुए हैं। हम सुना रहे हैं लगातार उन लोगों की बात जो डरे हुए हैं, उनके घर वाले डरे हुए हैं, रो रो कर फोन कर रहे हैं। तो उनके अंदर आपको कॉन्फिडेंस पैदा करना होगा और ये जिम्मेदारी सरकार की है। ये जिम्मेदारी सरकार की है। इरफान हाफिज लोन साहब, अहमद अयाज साहब आपके पास आऊंगी, बाकी लोगों से एक एक रिएक्शन मुझे लेने दीजिए, फिर आप काउंटर करिएगा। हाफिज लोन साहब, आप सहमत हैं तमाम बातों से जो निर्मल सिंह जी कह रहे हैं? देखिए प्राची जी, मैं लगातार ये कुछ दिन से कह रहा हूं कि जो भी कश्मीर में पिछले 4 डिकेड से अधिक समय में जो हुआ है, हमेशा यहां पर मानवता का कत्ल हुआ है, इंसानियत का कत्ल हुआ है। जहां तक निर्दोष सिविलियंस की बात है, दोनों साइड से मारे गए, कहीं पर सरकार की गोली से भी मारे गए। और हम हमेशा कहते हैं कि एक माँ अपने लाल को खोती है, एक बहन अपने भाई को खोती है, बच्चे यतीम होते हैं। और ये गांधी जी का देश है जहां पर हमें पूरे विश्व में हमने कहा है कि जो है वसुदेव कुटुंबकम, और उसमें हम यही संदेश देते हैं कि ये देश जो है अहिंसा पे विश्वास रखने वाला देश है। तो उस बातचीत उसको सामने रखते हुए हम ये चाहते थे कि सरकार सिक्योरिटी के हवाले से जो कदम उठाने थे उनको उठाए, लेकिन एक चीज को वो समझिए कि जो वाजपेयी जी की पॉलिसी थी उस लेगेसी को आगे लेना है, क्योंकि इतिहास में केवल उस समय कश्मीरी लोगों ने राहत महसूस की जब वाजपेयी जी ने इंसानियत, जमहूरियत, कश्मीरियत में वार्ता की, बातचीत की, कूटनीतिक सतह मैं बीच में टोकूंगी आपको। हाफिज लोन साहब, मतलब आपकी सरकार ऐसा क्या कर रही है, ऐसा क्या कर रही है जो आपको लग रहा है कि इंसानियत दागदार हो रही है, या फिर तमाम जो चीजें हैं वो वहां पर हो रही हैं और कश्मीरी पंडितों के अंदर डर पैदा हो रहा है? क्या कर रही है मौजूदा सरकार ऐसा? एक ही सवाल पूछ ले, सोल्यूशन तो दे दिया देखिए, हम तो ये इन्होंने सोल्यूशन तो दे दिया, समस्या क्या है समस्या बताएं। सरकार का ये मानना था और सरकार का ऑफिशियल और बीजेपी का भी ये ऑफिशियल स्टैंड एज अ पार्टी था कि 370-35 हटने के बाद कश्मीर में स्थिति सामान्य होगी। यही कारण है वहां पर जो हालात बिगड़े हैं वहां पर। लेकिन 370 हटा, राज्य का दर्जा लिया गया, 35 से छीना गया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे बहुत चिंता इस बात की है कि 90 से 72 हालात कश्मीर में हुए हैं। नहीं, लेकिन हाफिज लोन साहब, ये तर्क मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप क्या कह रहे हैं? आप 370 हटने को जिम्मेदार मान रहे हैं क्या? आप ये कह रहे हैं? क्लियर करिए जरा मुझे, फिर मैं अमित रैना साहब के पास जाऊंगी। जी, आप क्या कह रहे हैं? 370 हट गया, 35 से हट गया, आप इसे जिम्मेदार मान रहे हैं कश्मीर के हालात को अभी जो पैदा हो रहे हैं? देखिए, मैं ये कह रहा हूं, सरकार का ये मानना था कि हटेगा। हम ये मानते हैं कि सिक्योरिटी लेवल पे इससे निपटिए, लेकिन कश्मीर एक राजनीतिक मुद्दा है। हाफिज लोन साहब, आप ये क्लियर कर लीजिए कि आपको 370 हटने से यहाँ पर दिक्कत हो रही है या फिर जो हालात पैदा हो रहे हैं उस पर चर्चा करनी है। अमित रैना साहब,
आप सुन रहे होंगे, दोनों कश्मीर एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं। मानते हैं कि आपका पड़ोसी इसमें इन्वॉल्व है तो हम आपकी बात आ गई हाफिज गोल साहब, लेकिन पहले आप क्लियर कर लीजिए सर, आप चर्चा किस पर करना चाहते हैं? अमित रैना जी, आप बातें यहाँ पर सुन रहे हैं, कश्मीर में जो अभी हालात पैदा हो रहे हैं, क्या कहेंगे? 30 साल से ये दोनों एक्टिविस्टों ने एक ही राग लगा रखी। इरफान लोन से मैं कितने सालों से पूछ रहा हूँ कश्मीर समस्या क्या है, वो आज तक नहीं बता पाए। इसलिए नहीं बता पाए कि जो कश्मीर समस्या उनको पता, जैसे ही वो मुंह खोलेंगे उनकी सारी गेम एक्सपोज हो जाती है। समस्या उनकी नहीं है, समस्या मुझे अपनी सरकार से है कि अभी निर्मल सिंह जी ने कहा कि कश्मीर में जिहाद चल रहा है, और उससे पहले ज़फ़र इस्लाम साहब ने कहा हमने कश्मीर में इतना इन्वेस्टमेंट लाया, इतना डेवलपमेंट लाया। अब आप मुझे बताइए कि एक प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी कहता कश्मीर में जिहाद चल रहा, और एक प्रवक्ता कहता हमने डेवलपमेंट लाया। तो कश्मीर की समस्या या तो भारतीय जनता पार्टी को पता नहीं है, अगर पता है तो उसका इलाज उनको नहीं पता है। कश्मीर की समस्या बिल्कुल फॉर्मर डिप्टी सीएम ने बिल्कुल सही कहा, कश्मीर की समस्या जिहाद है, और वो आज की नहीं 32 सालों की है। और विश्व में कहीं पर भी जिहाद का इलाज इन्वेस्टमेंट नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है। क्योंकि 32 साल से मैंने कश्मीर में नारा नहीं सुना कि मुझे सड़क चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे पानी चाहिए, मुझे बिजली चाहिए। 32 साल से कश्मीर में जो नारे चल रहे हैं, यहाँ क्या चलेगा, निज़ाम मुस्तफ़ा, कश्मीर में रहना होगा, अल्लाहू अकबर कहना होगा। और ये जो अभी 9 हिंदुओं की किलिंग हुई है और इस साल लाइन में किलिंग हुई है, वो इसीलिए हुई है, क्या तो वो काफिर थे, या जो इस्लाम में जो डिफाइन है मुसलमान जिहादी माइंडसेट में वो नहीं थे। तो अमरीन इसलिए नहीं मारी गई कि वो कश्मीरी मुसलमान है, अमरीन इसलिए मारी गई कि कश्मीर में मुसलमान औरत गाना, म्यूजिक, परफॉर्मिंग आर्ट नहीं कर सकती। जिहाद को आप यहाँ पर बड़ी वजह मान रहे हैं, ये कैसे खत्म होगा? बीमारी इस पर जवाब देंगे सर? नहीं, ये है, मैं जिहाद तो बड़ी वजह है, समस्या। एक मिनट प्राची जी, मुझे 10 सेकंड दे दीजिए, मुझे 10 सेकंड दे दीजिए। जिहाद तो बड़ी समस्या है, भारतीय जनता पार्टी को उसको नहीं मानना उससे भी बड़ी समस्या है। ठीक है, इस पर जवाब लेंगे, ज़फ़र इस्लाम साहब से। इस बीच अश्वनी हांडा साहब, नेता जेके कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ गए हैं। इस बीच कश्मीर में टारगेट किलिंग को लेकर आज कांग्रेस ने आवाज उठाई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विवेक तनखा ने संवाद की बात कही। कांग्रेस कह रही है कि सिर्फ संवाद ही कश्मीर में आतंक का हल है। कांग्रेस संवाद की बात किससे कह रही है? क्या आतंकियों से, या फिर इन आतंकियों के आका पाकिस्तान से? इस पर जवाब लेंगे अश्वनी हांडा जी से, लेकिन पहले विवेक तनखा की बात आपको सुनाते हैं। आपको संवाद करना पड़ेगा, बिना संवाद के कोई चीज हल नहीं हो सकती। आप अगर यह सोचते हो कि आपकी एजेंसीज के माध्यम से आप अकेले इसको कर लोगे, वो एजेंसीज कितने भी अच्छे मन से काम करें, कितना भी बेचारी प्रयास करें, हम तो अपनी जो नेशनल फोर्सेस की सराहना करते हैं कि जो वहां पर इतने डिफिकल्ट सिचुएशन में काम कर रही हैं, बट आपको लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, संवाद रखना पड़ेगा, संवेदना दिखानी पड़ेगी। अश्वनी हांडा साहब, किससे संवाद की बात हो रही है यहाँ पर? प्राची जी, दुर्भाग्य यह है कि जो सरकार ये कहती है कि गोली का बदला गोली, लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जिस तरह से जो शांति की हवा गुब्बारे में भरी गई थी, वो पूरी तरह से गुब्बारा फट चुका है और सारी हवा गुब्बारे की निकल चुकी है। जिस शांति का हवाला सरकार देती आई है, 370 से पहले वादा यह किया गया था कि आतंकवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा जब 370 हट जाएगी, और आज जिस तरह से आप आतंकवाद देख रही हैं, उसकी वजह एक ही है कि लोगों में इनसिक्योरिटी है, जॉब को लेकर और अपनी आइडेंटिफिकेशन को लेकर। अश्वनी हांडा साहब, संवाद किससे करेंगे? मेरा तो सीधा सा प्रश्न है आपसे। संवाद जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, जमहूरियत, इंसानियत और कश्मीरियत, उन सभी स्टेक होल्डर्स को लेकर संवाद करने की जरूरत है। आपने गोली का बदला गोली देखा है, इससे यह साफ जाहिर होता है कि सरकार के पास कोई ऐसी नीति नहीं है जो आतंकवाद को खत्म कर सके। और आज जिस तरीके की परिस्थितियां बनी है, अश्वनी हांडा साहब, ये मतलब आतंकियों पर जो कार्रवाई हो रही है उसे आप गलत करार दे रहे हैं। अगर आतंकियों को मारा जा रहा है, अगर उन्हें टारगेट किया जा रहा है, तो आप इसे गलत करार दे रहे हैं और संवाद का एक नया रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। किससे करेंगे संवाद? इस बात का जवाब आपके पास है नहीं सर। प्राची जी सुनिए, संवाद उन लोगों से करने जो जम्मू कश्मीर के स्थानीय निवासी हैं।
आप बाहर से लाकर यहाँ पर हमें एडमिनिस्ट्रेशन थोपेंगे, आप बाहर से चलिए, आप एक फॉर्मूला दे रहे हैं करेंगे। हुबनी हांडा साहब, इस फॉर्मूले पर जवाब लेंगे जफर इस्लाम साहब से। सही, जफर इस्लाम साहब आपके पास से आऊंगी। हुबनी हांडा जी एक संवाद का फॉर्मूला आपको दे रहे थे और समझा रहे थे कि कैसे कश्मीर के हालात को सामान्य कर सकते हैं। वो बात अलग है कि अपने समय में नहीं कर पाए, वो बात अलग है कि सेना पर सवाल उठाना अपने आप में कितनी बड़ी बात है और कैसे मनोबल को तोड़ सकती है सेना का, ये इन्हें समझना होगा। जवाब दीजिए जफर इस्लाम साहब। देखिए, ये सारी प्रॉब्लम इन्हीं के समय शुरू हुई। ये सारा जो जितना भी कश्मीर का प्रॉब्लम है, इन्होंने कभी सुलझाया नहीं, उसको बल्कि और बिगड़ने दिया। आज की सरकार जो है इसको सुलझाने में लगी हुई है। जो अमित रायना जी पहले कह रहे थे, मैं उनका भी जवाब दे दूँ। उन्होंने जिस तरह से कहा, वो शायद सिलेक्टिवली रिस्पॉन्ड करना चाहते थे। उन्होंने पूरी बात मेरी सुनी या सुनना नहीं चाहते होंगे, लेकिन मैंने जितनी बातें कही उसको फिर से मैं दोहरा सकता हूँ। हमारी सरकार ने के उपलब्धियों में एक ये भी उपलब्धियां हैं कि वहाँ इन्वेस्टर क्या वहाँ पर्यटक भी भागते थे वहाँ जाने से, आज वहाँ पर्यटक भी आते हैं, इन्वेस्टर भी आते हैं। ये कॉन्फिडेंस मेजर जो हमने दिया है, लोगों में कॉन्फिडेंस आया है देशवासियों। एक मिनट, तब आप राज्य में भी नहीं। आप सुन लीजिए, अगर आप मुझे सिलेक्टिव होने का इल्जाम लगा रहे हैं तो आप भी सिलेक्टिव डेटा ना दें। मैं यही नहीं, मैं आपने पूरी बात नहीं, मैं पूरी बात आपने नहीं, आपने कोट की। आपने एक चीज हमारी बात कर ली। हमने कहा वहां पर पत्थरबाजी बंद हुई, हमने कहा वहां पर टेररिज्म खत्म हो रहा है, अब गिनी चुने जो है टेररिस्ट बचे हुए हैं उनको भी खदेड़ा जा रहा है। तो उन्होंने दूसरे तरीके और जो ओवरग्राउंड हैंडलर्स रहते हैं उनको के सपोर्ट से ये किया जा रहा है, उनको भी आइडेंटिफाई किया गया। लेकिन अभी स्थिति पे है, आप लेकिन इस बार कश्मीर में सब कुछ नॉर्मल है अभी स्थिति। देखिए, बिल्कुल मैं इस बात को मानता हूं कि काफी हद तक एक मिनट पहले मेरी बात खत्म हुई। काफी हद तक नॉर्मलसी आई है। देखिए, यह घटना जो हो रही है, मैंने कहा पहले भी कि इसका संज्ञान हमारी जो सरकार ने लिया है और कदम भी जो उठाने वाली है और जो उठा चुके हैं, दोनों आपको मालूम है। लेकिन उठाने वाले जो है उसके बारे में कुछ जल्दी उठाइए जफर इस्लाम साहब, क्योंकि लोगों में डर पैदा हो रहा है। जिम्मेदारी आपकी है, 8 साल से आप लोग सत्ता में हैं, सपने दिखाए थे कश्मीर को। मेरी बात को खत्म करने दीजिए, बार बार आप टोक रहे। देखिए, हमने वहां जो हमारे पंडित भाई बहन है उनकी सुरक्षा के लिए आज ही जो बैठक हुई उसमें बहुत अहम फैसले लिए गए हैं। हमें उन्हें सुरक्षित रखना है, हमें उनकी सुरक्षा का ध्यान देना है, उन्हें कॉन्फिडेंस देना है, ये हमारी जिम्मेदारी है और हम देंगे। हमने ऐसे इक़दाम उठाने हैं जिससे उनको जो उनसे उनको कॉन्फिडेंस आएगा। और साथ एक बात मेरा बड़ा छोटा सा सवाल है जो सबके मन में है कि आप कैसे जगाएंगे विश्वास, मुझे समझा दीजिए वो फॉर्मूला। हांडा साहब आऊंगी आपके पास। डर लगता है। अरे भाई, मैं तो वही कह रहा हूँ, यहाँ के ये कह रहे हांडा ये टेररिज्म खत्म करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को बधाई देनी चाहिए। उनको कमजोर करने का काम, उनके मनोबल को तोड़ने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। ठीक है, वो जो करती है सर उसका जवाब उससे लेंगे। बहरहाल अमित रैना साहब आपकी बात का जवाब देना चाह रहे थे। उन्होंने कहा कि स्टेक होल्डर वहां पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर आगे वहाँ डिलिमिटेशन का काम हुआ है, सूची तैयार होगी तो इलेक्शन भी होगा। ऐसा नहीं कि सरकार भी होगी। विनती है मेरी आपसे, मेरी विनती है आपसे, मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, ना हमें सुरक्षा कर्मियों के, ना जम्मू कश्मीर पुलिस पे, ना हमारी सैन्य की शक्ति पे और उनके कमिटमेंट पे कोई शक नहीं है। और यह भी बिल्कुल सच है कि आतंकवादियों को मारा जा रहा है, मगर आप शायद बार बार भूल जाते हैं कि अगर हम 200 मारते हैं तो 400 और पैदा हो जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात है कि हम अभी तक 90 आतंकवादी मार चुके हैं और आज भी 200 के आसपास जम्मू कश्मीर पुलिस की रिपोर्ट है कि कश्मीर में है। तो अगर हम मारे जा रहे हैं और वो रक्त बीज की तरह उत्पन्न हो रहे हैं तो इस समस्या को कैसे सुलझाएंगे आप? क्योंकि आज भी वो इकोसिस्टम उनके लिए अवेलेबल है जहां पे वो ब्रीड हो रहे हैं। तो आपको इन रक्त बीज को उनके सोर्स से मारना होगा। ये आतंकवादी आज वो आतंकवादी है जो मरने के लिए तैयार है। उसे पता है मैंने आज बंदूक उठाई है, 4 दिन 4 महीने या 6 महीने में मैं मारा जाऊंगा। उसके लिए तो इस लाइफ की कोई वैल्यू ही नहीं है। वो तो उस लाइफ के लिए जीता जो है या नहीं है किसी को नहीं पता है। मगर उसकी थॉट प्रोसेस में कितने बेगुनाहों की जाने जाती है, उसे हमें उससे रोकना है। और वो हम तभी रोक सकते हैं जब ये रक्त बीज जो उत्पन्न हो रहे हैं हम उन्हें रोक पाए।
यानी आपको उस पॉइंट पर वार करना होगा जहां से पूरी स्थिति पैदा हो रही है। निर्मल सिंह जी, देखिए बार बार सवाल यही है कि बड़े बड़े ख्वाब दिखाए गए, कश्मीर को लेकर ये कहा गया कि सब सामान्य हो जाएगा, सब सामान्य हो जाएगा, लेकिन देखिए वक्त जैसे जैसे बीत रहा है हालात खराब हो रहे हैं सर। प्राची जी, मैं अमित रैना उन्होंने जो बात की वहीं से शुरू करूंगा, क्योंकि यह समस्या आज की नहीं है, यह 1931 से और 47 के बाद तो वहां से इसको ट्रेस करना पड़ेगा और सरकार ने किया है। और उसका हल निकालने के लिए जो रूट काज है, जो जड़ है 370 और 35, उसको खत्म किया, काटी है। लेकिन जो ये वृक्ष है टेररिज्म का, उसको सूखते हुए टाइम लगेगा, क्योंकि एक आइडिया है, उसको खत्म करना है। दूसरा, पाकिस्तान जो इसका सोर्स है, जिस प्रकार से पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली और जिस प्रकार से जो है उसको आइसोलेट किया जा रहा है, वो उसका दूसरा पक्ष है। और ये जो बात करने की बात कर रहे हैं, ये फिर जो है इस वायलेंस को लाशों के ऊपर ये चाह रहे हैं कि भारत। निर्मल सिंह जी, लेकिन इस बात को इस तरीके से खत्म नहीं किया जा सकता ना कि पाकिस्तान की साजिश है। देखिए आपकी सरकार है, आपको हल ढूंढना होगा। अगर पाकिस्तान सॉफ्ट टारगेट करके पैनिक की स्थिति क्रिएट करने में सफल हो रहा है तो फेल्योर किसका है? फेल्योर किसका है फिर? निर्मल सिंह जी, लोन साहब जवाब दे दीजिए। बिल्कुल नहीं होगी। मैं जवाब देना चाहूंगा। देखिए प्राची जी अभी रैना साहब ने जो बात बोली कि आप जो मसले की बात कर रहे हैं, सिंह साहब, प्राची मैडम ने मुझसे प्रश्न ये पूछा है, मुझे समय दिया है राधा, बताइए क्या मैं बोल सकता हूँ? सिंह साहब बात करिए सर, लोन साहब अपनी बात रखिए। प्राची मैम, निर्मल सिंह जी आ गई आपकी बात आ गई सर। लोन साहब। हाँ प्राची जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अभी रैना साहब जो बात कह रहे थे या डॉक्टर साहब जो बात कह रहे थे कि भाई क्या बोल रहे, क्या समस्या है, हम आपको ये बताना चाहेंगे कि भारत सरकार जो है, इवन जो वर्तमान सरकार है, उनका भी ये मानना था कि जम्मू कश्मीर जो है एक राजनीतिक मसला है। ये भारत सरकार का ऑफिशियल स्टैंड है। हाँ, कहां पर वो रुकते थे, वो कहते थे ये विपक्षी मामला है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच, कोई तीसरी पार्टी का कोई रोल इसमें नहीं होगा। और कश्मीरियों को भी उन्होंने, जम्मू कश्मीर के लोगों को भी मान्यता दी। सर, कश्मीर के मसले पर आप देश से अलग बात क्यों करने लगते हैं? लोगों को अरे कश्मीर के सिचुएशन पर बात करिए। कॉन्फ्रेंस के लोगों को बुलाया। आप सुनिए प्राची, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, ये मीनिंगफुल डिबेट होना चाहिए। हुर्रियत को बुलाया, अडवाणी जी मिले, वाजपेयी जी उनसे मिले, हुर्रियत के नेताओं से। उससे मैं तो मीनिंगफुल डिबेट करना चाहती हूँ सर, लेकिन आप देश की लाइन और लेंथ से अलग डिबेट को लेकर जाएंगे तो फिर मैं आपको मौका नहीं दूंगी। क्या बात कर रहे हैं आप? कश्मीर राजनीतिक मसला है, क्या बात कर रहे हैं सर? अयाज साहब, अहमद अयाज, आप पढ़ के लोन जी ठीक है, आपकी बात आ गई, आप आइए जरा सर चर्चा में। अहमद अयाज साहब, मैं कह रहा हूँ, देखिए अभी भी सर आपकी बात आ गई, आपको मौका मिल गया। अहमद अयाज साहब बोल रहे हैं, उनको बोलने दीजिए सर। सूरत हाल का पता नहीं है, जब तक आपको डिजीज का पता नहीं चलेगा कि पेशेंट की क्या डिजीज है, तब तक उसको ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता है। अभी निर्मल सिंह जी बता रहे थे कि यहाँ टूरिस्ट बढ़ गए और यात्रा बढ़ गई, और ये उसको यहाँ की सूरत हाल का पैमाना, असली सूरत हाल का ठीक होने का पैमाना ले रहा है। इनको पता होना चाहिए कि 90 से आज तक कितने हालात भी खराब हो गए, लेकिन कभी टूरिस्ट नहीं रुके और ना यात्रा रुकी, कम ज्यादा होता रहा। और दूसरा, इनका ये कहना कि यहाँ के लोग, कश्मीर के लोग गन के खिलाफ खड़े हो जाए, उनको ये पता होना चाहिए कि गन के खिलाफ यहाँ खड़ा होना वो उसको दावत देने के बराबर है। इनके अपने लोग जो यहाँ पर है, छोटे मोटे लोग, उनके 50-50 सिक्योरिटी वाले दाएं बाएं रहते हैं। क्या उनमें से लोग जरूरत करते हैं वो लाल चौक में जाएं और वहां प्रोटेस्ट करें, इनके खिलाफ जाएं, उनको जरा दिखाने दो। और दूसरा, जहां तक अमित रैना जी की बात है कि यहाँ निजाम मुस्तफा की बात है, और भी मुझे बताइए, मैं मान लेता हूँ उनके कहने के हिसाब से कि 90 में मस्जिदों से नारे चल रहे थे और उनको भागना पड़ा। और आज कौन सा नारा चला कि आज
जो कश्मीरी पंडित यहाँ नौकरी कर रहे थे उनको यहाँ से भागना पड़ा। और अगर ये सिर्फ निज़ाम मुस्तफा का मामला है नोटिस नहीं तो फिर देखे, मुसलमान क्यों मारे जा रहे हैं? टीआरएफ के नोटिस नहीं देखे, कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स के नोटिस नहीं देखे, लश्कर तोयबा के नोटिस नहीं देखे, फिर क्या देखा आपने? क्या देखा है आपने? क्या देखा है आपने? फिर आपने नोटिस नहीं देखे? काफिरों छोड़ दो इस जमीन को, 24 घंटे की वार्निंग देते हैं, देखे आपने? नहीं देखे हैं या साहब, देखे नहीं देखे आपने? काफिरों ये नोटिस देखे, काफिरों के नाम पे जो नोटिस निकले हैं वो देखे नहीं देखे आपने? आप ये क्या छुपाने का प्रयास कर रहे हैं? आज जो लोग आज भागे जा रहे हैं, आज की बात ही कर रहा हूँ। कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स, निर्मल साहब से टीआरएफ, द रेजिस्टेंस फ्रंट, पूछ लीजिए ये जो लश्कर तोयबा के जैसे मोहम्मद के जो ये दूसरे नाम के संगठन है, इन्होंने क्या निकाले? सुधर गए क्या निकाले इन्होंने? तो फिर इसका जवाब निर्मल सिंह देना चाहिए। आ रही हूँ अंडा साहब, आ रही हूँ आपके पास। उसका निर्मल सिंह जी बता जवाब दे सकता है। चलिए ठीक है, एक बात निकल कर आई है अहमद अयाज साहब और अमित रैना साहब। हांडा जी आपके पास आ रही हूँ, लेकिन उसका जवाब मुझे लगता है कि बीजेपी से ले लेना चाहिए। जफर इस्लाम साहब एक बड़ा ही वाजिब सवाल उठाया है कि अब कौन से ऐसे नारे चल रहे हैं, अब कौन सी ऐसी चीजें हो रही हैं जिसकी वजह से कश्मीरी पंडित पलायन करने को मजबूर हैं। अमित रैना साहब कह रहे हैं कि देखिए अभी भी ऐसा हो रहा है, अगर ऐसा हो रहा है तो सर ये सीधे सीधे तौर पर फेल हो रहे हैं। बिल्कुल चल रहे हैं। देखिए कोई प्लान नहीं होने देंगे हम उनको पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान करेंगे, हर तरह से सेफ एंड सिक्योर अपने कश्मीरी पंडित भाई बहनों को बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट में वहां रखेंगे। ये जो घटना हुई है निंदनीय है, लेकिन सरकार उस पर सख्ती से जो कदम उठा रही है उससे उनको पूरे तौर से महफूज रखा जाएगा। आप बिल्कुल भरोसा रखिए सरकार पे, ये वो कांग्रेस की सरकार नहीं कि जो कहा और कुछ और किया। ये जो कह रहे हैं वो जमीन पे लाके हमने दिखाया है, इसलिए हमारे पंडित भाई बहनों को मैं आश्वासन देना चाहता हूँ, आश्वासन देना चाहता हूँ अपनी सरकार की तरफ से। हमारे सीनियर कॉलीग भी यहाँ बैठे हैं, निर्मल सिंह जी, वो भी ये बात कहेंगे कि यहाँ पर हमारी प्राथमिकता है कि उनको पंडितों ने ये फैसला किया है कि वह खीर भवानी मेला नहीं करेंगे इस बार। अरे आप क्यों आवाज लगा रहे भाई? आप लोग की वजह से आप लोग ही डराने का काम करते हैं, आप लोग गुमराह करने का काम करते हैं। देखिए हम लोग उनको महफूज रखेंगे। आपके जो ये नियत गलत नियत है ना, उसको हम लोग कभी कामयाब नहीं होने देंगे। ये सरकार की लाचारी है, ये सरकार की बेबसी है। और आप सरकार पे छोड़ दीजिए, कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है जो वहां पर पहले तो आप सिक्योरिटी फोर्सेस का जो है मनोबल तोड़ते हैं और बार बार वहां के लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। आपकी सरकारों ने उनको पैसा देके मजबूत करने का काम किया, टेररिज्म बढ़ने में आप लोगों ने सपोर्ट किया। आप लोगों की वजह से वहां टेररिज्म है। आज हम टेररिज्म को खत्म कर रहे हैं और आप जैसी मानसिकता वाले लोगों को भी सही ठिकाने लगाने का काम कर रहे हैं। सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से है वहां पर ठीक है सर, देखिए ऐसे आरोप प्रत्यारोप होते रहेंगे और जो हल है ना वो नहीं निकल पाएगा। पिछली सरकार ने क्या किया, आपकी सरकार क्या कर रही है? अगर आप आरोप लगाने बैठे तो मुझे लगता है कि पूरी शाम बीत जाएगी, आरोप आप लोगों के खत्म नहीं होंगे। निर्मल सिंह जी क्या हल है, जरा बता दीजिए इंडिया टीवी से, ताकि लोग जो देख रहे हैं उनके अंदर भी विश्वास पैदा हो सके, कॉन्फिडेंस पैदा हो सके और वो कश्मीर को छोड़ने की बात ना करें। प्राची जी, मैं बिल्कुल संक्षिप्त में कहूंगा, यह लड़ाई प्रॉक्सी वार है जो जिहाद के नाम पर पाकिस्तान जो है लड़ रहा है। इसको हमें समझना पड़ेगा, नंबर 1। दूसरा, इसको यूनाइटेडली फाइट करना पड़ेगा। इसमें अपोजिशन का भी रोल बनता है, कांग्रेस का भी रोल बनता है और वहां कश्मीर समाज का भी रोल बनता है, जो मुस्लिम समाज का भी, कि वो विक्टिम्स के इंसानियत के नाते, कश्मीरियत के नाते वो बाहर निकले। विपक्ष की बात सुनना कहां चाहते हैं? चलिए ठीक है निर्मल सिंह जी, लेकिन आपकी सरकार है, जल्द से जल्द हल निकालना होगा और आप जैसा कि लगातार कह रहे हैं कि कोशिशें शुरू हो गई हैं। देखने वाली बात है उन कोशिशों का रंग कब आता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए और ये बताने के लिए कि कश्मीर में जो हालात पैदा हो रहे हैं उसका हल आखिर कैसे निकलेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।